हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल है मेरे बच्चों? इतने दिन हो गए मिले, तुम्हें याद नहीं आती क्या मेरी? हैं? नहीं, तुम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं करते क्या? बोलो। क्या आप मुझे याद नहीं करते क्या? हेलो 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 हेलो। मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है जी? क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? हेलो भाई साहब, फटाफट से बताओ क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है? चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून खुशबू। सर आप कहाँ पर थे? यार मत पूछो, 2-3 दिन से जो मेरा हाल हुआ पड़ा ना, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता। एक तो बच्चों का रिजल्ट है एक्चुअली, मतलब सीएस वाले बच्चों का रिजल्ट होता है 25 फरवरी को। उसके बाद से इतनी कॉल्स, इतने, मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता। रात को 3-4 घंटे की नींद पूरी हो रही है, और अभी भी इतने कॉल्स हैं, इतने कॉल्स हैं। आज मैंने, एक क्लास कैंसिल थी मेरी रेगुलर बैच वाली, तो मैंने कहा मैं आपकी ले लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी क्लास फिर मिस हो जाए, आपको लोग यार गाबा सर कहाँ चले गए हमारे। तो मेरे को यह था कि मैं शाम को क्लास ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चों के कॉल्स और मैसेजेस इतने सारे हैं। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि जब तुम पास हो जाओगे मुझे कॉल वॉल करोगे नहीं करोगे, या तुमने लाइव क्लास अटेंड की या तो कॉल भी नहीं करोगे। कोई, अब तुम मिठाई तो मेरे को भेज सकते हो, अब मेरे पास तो इतने सारे डब्बे इकट्ठे हुए पड़े हैं लड्डू के, भाई साहब मोतीचूर के लड्डू आए पड़े हैं, काजू कतली, और सुनो, चमचम, और छोटे रसगुल्ले वाइट वाले ब्लैक वाले, और सुनो चॉकलेट्स। भाई साहब भर भर के आया पड़ा सामान है। तो ये तुम भी भेजोगे नहीं भेजोगे? कैसे भेजोगे? तुम तो लाइव स्टूडेंट रहे हो, ना तुम में से मिलने आ पाओगे, फिर कैसे बताओ? कैसे काम बनेगा? जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा तुम मेरे को कॉल करोगे तो कैसे? बताओ तो सही, मेरे को कैसे करोगे फिर बताओ? चेतन यही देख सकते हो आप। अब दोनों की रिवीजन में कोई फर्क नहीं है, यही देख सकते हो आप। सर प्लीज एक ग्रुप बना लीजिए, उसमें मैसेज कर दीजिए करना क्लास होगी या नहीं। हाँ खुशबू, ये भी बात सही कह रहे, वैसे बना लेता हूँ, ठीक है। चलो जी, आओ जी फटाफट से आओ, टाइम वेस्ट नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट से क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। आज हमें आज हमें एक टॉपिक हमें पहले तो फटाफट से कंप्लीट करना है। अब टॉपिक जो हमें कंप्लीट करना है वो कौन सा कंप्लीट करना है जी? एक टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे आज, हम रिटर्न ऑफ इनकम का जी, ठीक है जी। आज हम रिटर्न ऑफ इनकम वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे जी। सर सीए इंटरमीडिएट नवंबर 24 का बैच किया है, 21 फरवरी 24 को मेरे अभी मेल नहीं आया, तो एक बार गूगल फॉर्म भर दो। आपका जो वेबसाइट के ऊपर गूगल फॉर्म है, आप एक बार वो फिल कर दो, आपके पास कॉल आ जाएगा और आपको मेल आ जाएगा जी, ठीक है जी। चलो अब प्लीज बातचीत नहीं, हेलो भाई साहब, ओए इधर देखो ध्यान से, फटाफट से बातचीत बिल्कुल नहीं करनी नहीं। अब यहाँ पे एक बार आओ जी। अब लास्ट क्लास में आई थिंक हमने एडवांस टेक्स्ट वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था, एएमटी वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था, एक हमारा रिटर्न ऑफ इनकम वाला टॉपिक हमारा बैलेंस बचा हुआ है, और एक टॉपिक हमारा जो मेन बैलेंस बचा है वो टीडीएस और टीसीएस वाला बैलेंस बचा है। फिर हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम बचे हैं, ठीक है ना। फिर हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम बचे हैं, छोटे मोटे आपके सारे टॉपिक हमारे ऑलमोस्ट एक बार खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलो एक बार फटाफट से रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं जी। इधर सुनो अब ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब आज हमें चैप्टर स्टार्ट करना है रिटर्न ऑफ इनकम का। अब रिटर्न ऑफ इनकम जो है ना, ये चैप्टर याद करो, मैंने क्लास के अंदर कहा था कि सेक्शन नंबर 139 जो है, सेक्शन नंबर 139 में जितने भी आपके सब सेक्शन है ये सारे के सारे रिटर्न ऑफ इनकम के हैं, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं कि इस चैप्टर में कौन कौन से सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे।
एक तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 139(1) वो हमें यहाँ पे देखना है, फिर एक सेक्शन है 139(3) वो हमें यहाँ पे देखना है, फिर एक सेक्शन है 139(4) वो हमें यहाँ पे देखना है, फिर एक सेक्शन है 139(5) वो हमें यहाँ पे देखना है। ये चार सेक्शन जो है ना, ये चार तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब ये लगा लो कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा 139(1) का इस बार बनने की मुझे पूरी उम्मीद है, 139(3) भी इंपॉर्टेंट है, 139(4) भी इंपॉर्टेंट है और 139(5) भी इंपॉर्टेंट है। चार सेक्शन तो ये हो गया। इन चारों के अलावा याद करो, एक हमने सेक्शन क्लास में किया था अपडेटेड रिटर्न वाला, याद है आपको? अपडेटेड रिटर्न वाला सेक्शन, तो वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो एग्जाम के अंदर बन सकता है। फिर अपडेटेड रिटर्न वाले केस में जो हमें एडिशनल टैक्स पे करना होता है वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है जो एग्जाम के अंदर बन सकता है, बस ये पर ध्यान दो। तो एक कुछ आपके सेक्शंस हैं जो इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट हमें बहुत बढ़िया तरीके से रिवीजन करने हैं, बस ये पर ध्यान देना, ठीक है जी। चलो इधर सुनो, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बात मेरे को फटाफट से रिकॉल करवा दो, जब क्लास के अंदर आपको मैंने चैप्टर करवाया था रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स का, तो यहाँ पर कुछ बातें आपको मैंने बताई थी। आपको मैंने ये कहा था कि आज इंडिया में काफी सारे लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं। अब दिमाग में कई सारे क्वेश्चन ये निकल के आते हैं कि पहली बात तो रिटर्न जो है, रिटर्न कौन कौन भरेगा भाई, उसके बाद रिटर्न जो भी भरेगा उसे भरनी कब होगी, और फिर जब भी भरनी होगी उसकी ड्यू डेट क्या होगी, मतलब किस दिन हमें रिटर्न भरनी होगी। ये सारी की सारी बातें आपकी 139(1) के अंदर लिखी है। अब याद करो, सेक्शन नंबर 139(1) के अंदर आपको मैंने क्या कहा था, अगर किसी बच्चे को याद आ रहा हो, यहां पर मैंने कहा था कि अगर कोई भी असेसी कंपनी है, अगर कोई भी असेसी कंपनी है या अगर कोई भी असेसी पार्टनरशिप फर्म है, तो कंपनी और फर्म वाले केस में हमेशा रिटर्न भरनी कंपलसरी है, चाहे उसके प्रॉफिट हो चाहे उसके लॉस हो। फॉर एग्जांपल आज अगर मान लो रिलायंस कंपनी है, आज अगर मान लो टाटा कंपनी है, या कोई भी अगर पार्टनरशिप फर्म है इंक्लूडिंग एलएलपी, इनको ऑलवेज रिटर्न भरनी है। अगर इनके लॉस भी है तो भी इनको रिटर्न भरनी होगी, बस ये पर ध्यान दो। फिर यहां पर मैंने कहा था कि अगर कोई पर्सन कंपनी और फर्म को छोड़कर अगर किसी दूसरी कैटेगरी में कवर हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लो इंडिविजुअल है, एचईएफ है, एओपी है, बीओआई है, उन सबको रिटर्न तब भरनी है अगर इनकी टोटल इनकम जो है, अगर इनकी टोटल इनकम बिफोर क्लेमिंग द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से और बिफोर क्लेमिंग द एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 की सीरीज वाली, अगर एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर होगी तब इनको रिटर्न भरनी होगी, नहीं तो इनको रिटर्न नहीं भरनी होगी। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर मान लो मैं इंडिविजुअल हूं, मुझे कब रिटर्न भरनी है, अगर मेरी एक तरह से ग्रोस टोटल इनकम जो है अगर वो 2.5 लाख से ऊपर है, या अगर मैंने 115 बीएससी ली है अगर वो 3 लाख से ऊपर है, तब मुझे रिटर्न भरनी है, नहीं तो मुझे रिटर्न नहीं भरनी। तो क्रक्स का निकल कह रहा है कि कंपनी फर्म वाले केस में हमेशा रिटर्न भरनी है और इंडिविजुअल वाले केस में नॉर्मली तब रिटर्न भरनी है अगर आपकी ग्रोस टोटल इनकम जो होगी वो एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होगी। बट यहां पर ना कई सारे पॉइंट आपको मैंने बताए थे कि कुछ केस में गवर्नमेंट ये बात कहती है। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, अब यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है जो मैं बोलने जा रहा हूं। अब याद करो, मैंने क्लास में कई सारे केस आपको ऐसे बताए थे कि कुछ केस में गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर किसी इंडिविजुअल की अगर टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट तक भी है तो भी उसको रिटर्न भरना कंपलसरी है। याद करो, मैंने क्लास में कहा था कि अगर कोई इंडिविजुअल है, मान लो उसकी ग्रोस टोटल इनकम ना 1 लाख रुपए है या 1.5 लाख रुपए है, नॉर्मल प्रोविजन क्या बोल रहा है, उसको रिटर्न नहीं भरनी। बट गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुम इनमें से किसी भी केस में कवर हो जाओगे ना तो रिटर्न भरनी तुम्हारे लिए कंपलसरी हो जाएगी। याद करो वो कौन कौन से केस निकल के आते हैं। सबसे पहला केस मैंने कहा था कि अगर तुम इंडिविजुअल हो और तुम ROR वाली कैटेगरी में कवर होते हो और तुम्हारी एसेट्स इंडिया से बाहर पड़ी हैं या तुम्हारा बैंक अकाउंट बाहर है, उस बैंक अकाउंट में तुम सिग्नेचरी हो, तुम्हें रिटर्न भरना कंपलसरी है, चाहे तुम्हारी टोटल इनकम 2.5 लाख तक ही क्यों ना हो तो भी तुम्हें रिटर्न भरनी है। मतलब पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि भैया गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर अदर देन RNOR, मतलब कौन हो गया ROR, अगर उसकी एसेट इंडिया से बाहर है या उसका बैंक अकाउंट इंडिया से बाहर है या उसका बैंक अकाउंट बाहर है, वो सिग्नेचरी बाहर है, उस केस में रिटर्न भरना कंपलसरी है, चाहे इनकम एग्जम्पशन लिमिट तक की क्यों ना हो। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कहना चाह रही है कि अगर मान लो यहाँ पे तुम कवर नहीं होते, उसके बाद और भी कई सारे केस है यहाँ पर कंपलसरी है। कौन कौन से केस है जी? अगर आपने करंट अकाउंट में पैसा जमा कराया है आपका मोर देन 1 करोड़, फॉर एग्जांपल मान लो मेरा करंट अकाउंट है, अगर मैंने उसके अंदर 1 करोड़ से ज्यादा पैसा डिपॉजिट करवा दिया 1 साल के अंदर, मुझे रिटर्न भरना कंपलसरी है, चाहे मेरी टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट तक ही क्यों ना हो। सेकंड केस क्या निकल के आ रहा है कि अगर मेरा ट्रैवल पे खर्चा हुआ है, फॉरेन ट्रैवल पे खर्चा 2 लाख से ऊपर 1 साल में, तो मुझे रिटर्न भरना कंपलसरी है, चाहे मेरी इनकम एग्जम्पशन लिमिट तक ही क्यों ना हो। तीसरा केस ये निकल के आ रहा है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी पर खर्चा मेरा हुआ 1 साल में 1 लाख से ऊपर, तो भी मुझे रिटर्न भरना कंपलसरी है। तीसरा केस फिर यहाँ पे निकल के आ रहा है। फिर गवर्नमेंट कह रही है फुलफिल सच अदर कंडीशन एज मे रिक्वायर। अब कौन कौन सी कंडीशन, इसके अलावा गवर्नमेंट ने कुछ केस यहाँ पर और भी बताए हैं। अब कौन कौन से केस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, अब यहाँ पे चेक करो।
अगला केस कौन सा निकल के आ रहा है? नेक्स्ट केस ये निकल के आ रहा है कि अगर आप बिजनेसमैन हैं और अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपके बिजनेस की ग्रोस रिसीट, आपकी टर्नओवर 60 लाख से ज्यादा है पूरे साल में, तो आपको रिटर्न भरना कंपलसरी है, चाहे तुम्हारी टोटल इनकम एग्जाम्पशन लिमिट तक क्यों ना हो। और अगर तुम प्रोफेशन कैरी कर रहे हो, आपकी ग्रोस रिसीट अगर 10 लाख से ज्यादा है तो भी आपको रिटर्न भरना कंपलसरी है, चाहे इनकम एग्जाम्पशन लिमिट तक क्यों ना हो। अगला पॉइंट फिर क्या निकल के आ रही है? अगर आपका एक साल में टीडीएस और टीसीएस डिडक्ट हुआ था 25,000 या उससे ज्यादा, रिटर्न भरना कंपलसरी है। बट अगर तुम सीनियर सिटीजन हो, अगर तुम सीनियर सिटीजन हो, उस केस में लिमिट जो एप्लीकेबल होगी 50,000 की एप्लीकेबल होगी, बस ये पर ध्यान दो। फिर अगर आपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर पैसा जमा कराया है एक साल में 50 लाख या उससे ऊपर, तो भी रिटर्न भरना कंपलसरी है, बस ये पर ध्यान दो। एक बच्चा कह रहा है गाबा सर एक बात है समझ में आया नहीं, बिल्कुल 0/0, कुछ भी बोलता रहा गाबे, समझ में आया ही नहीं, तू क्या कह रहा है? देख भाई, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई कंपनी है, फर्म है, उसको तो हमेशा रिटर्न भरनी है, ये पॉइंट उसके काम के है ही नहीं, क्योंकि उसको हमेशा रिटर्न भरनी है। फिर मैंने बोला कि एक इंडिविजुअल जो होता है उसको नॉर्मली रिटर्न तब भरनी होती है अगर उसकी ग्रोस टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा होती है। फिर मैंने क्या बोला कि अगर मान लो एग्जम्पशन लिमिट तक है तो वैसे तो रिटर्न नहीं भरनी होती, बट इन सब में से किसी भी केस में कवर हो गया, रिटर्न भरना कंपलसरी है, चाहे उसकी टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट तक ही क्यों ना हो। मैंने ये बात बोली है। पहला केस मैंने क्या बोला? अगर वो आरओआर है, आरओआर है, उसकी एसेट इंडिया से बाहर है, उसको रिटर्न भरना कंपलसरी है। फिर उसका बैंक अकाउंट बाहर है, वो बैंक अकाउंट में सिग्नेचरी है, उसको रिटर्न भरना कंपलसरी है। फिर तीसरा पॉइंट मैंने बोला कि अगर उसके करंट अकाउंट में उसने एक साल में डिपॉजिट किया 1 करोड़ से ऊपर, रिटर्न भरना कंपलसरी है। फिर उसका फॉरेन ट्रैवल पर खर्चा एक साल में हुआ 2 लाख से ऊपर, रिटर्न भरना कंपलसरी है। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी पर खर्चा उसका 1 लाख से ऊपर हुआ एक साल में, रिटर्न भरना कंपलसरी है। फिर अगर वो बिजनेसमैन है, उसकी टर्नओवर पूरे साल में 60 लाख से ज्यादा है, रिटर्न भरना कंपलसरी है। अगर वो प्रोफेशनल है, उसकी टर्नओवर ग्रोस रिसीट पूरे साल में 10 लाख से ऊपर है, रिटर्न भरना कंपलसरी है। फिर पूरे साल में टीडीएस और टीसीएस कटा 25,000 या उससे ज्यादा, रिटर्न भरना कंपलसरी है। सीनियर सिटीजन वाले केस में 50,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होगी। फिर अगर सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कराया 50 लाख या उससे ऊपर एक साल में, रिटर्न भरना कंपलसरी है। इन सब केस के अंदर मैंडेटरी है, चाहे आपकी टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट तक ही क्यों ना हो। अब सुनो, हेलो मेरे बच्चे सुन लो, क्या कह रहा हूं मैं? ये कह रहा हूं तुम्हारे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि ऐसे केस लिखो जहां जहां रिटर्न भरना कंपलसरी होगा, तो ये सारे केस तुम्हें वहां पर लिख के आने पड़ेंगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें याद है? बोलो, क्या तुम्हें याद है? आप भी कह दो हाँ मुझे याद है। हो गया याद? पक्का पक्का? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो बहुत बढ़िया। तो इन सब केस में गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई रिटर्न भरना कंपलसरी है। अब अगर इन सब केस में रिटर्न भरना कंपलसरी है तो क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि ड्यू डेट क्या होगी। अब रिटर्न भरने की ड्यू डेट क्या होगी वो सुनो। ड्यू डेट क्या होगी आपके? देखो 3 ड्यू डेट निकल के आती हैं। अब 3 ड्यू डेट कौन कौन सी निकल के आते हैं? एक तो होती है 31 जुलाई, एक होती है 31 अक्टूबर, एक होती है 30 नवंबर। अब गवर्नमेंट ने बोला सुनो मेरी बात, हेलो भाई साहब, गवर्नमेंट ने बोला सुनो। गवर्नमेंट ने कहा देख भाई, अगर कोई कंपनी है, अगर कोई कंपनी है या वो कंपनी नहीं है, उसका ऑडिट कंपलसरी है। या तो वो कंपनी है, या तो वो कंपनी है या उसका ऑडिट कंपलसरी है, तो रिटर्न भरनी पड़ेगी 31 अक्टूबर। ठीक है। और अगर वो कंपनी नहीं है और ना ही उसका ऑडिट कंपलसरी है, तो डेट फिर आपकी निकल के आ रही है 31 जुलाई। फिर अगला पॉइंट ये निकल के आ रहा है 30 नवंबर। अब 30 नवंबर वाले केस में क्या होता है? आपको मैंने कहा भी था ये सीए फाइनल की बात नहीं है, अभी तुम्हारे किसी काम का नहीं है। जहां पर इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात होती है, ट्रांसफर प्राइसिंग एक चैप्टर है, वहां पर उन लोगों के लिए 30 नवंबर है। हमारे काम की 2 ही डेट है, या तो 31 जुलाई हमारे काम का है या 31 अक्टूबर हमारे काम की है। ये 2 डेट हमारे काम की निकल के आ रही है। अच्छा एक पॉइंट आपको मैंने और कहा था, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कंपलसरी है तो उसके पार्टनर को भी रिटर्न भरनी पड़ेगी 31 अक्टूबर को, उसकी जुलाई की डेट नहीं होगी। मतलब अगर मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, उसका ऑडिट कंपलसरी है, तो जो भी उसके पार्टनर होंगे उसकी डेट भी 31 अक्टूबर निकल कर आएगी। ये बात आपकी यहां पे लिखी है, एक बार चेक करना क्या लिखा है। देखो जी, आपकी पहला आ रहा है 31 अक्टूबर। 1 अक्टूबर किस केस में है? अक्टूबर पहली बात तो कंपनी वाले केस में है,
और कंपनी को छोड़कर जिनका ऑडिट कंपलसरी है वो, या पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म का जिसका ऑडिट कंपलसरी है, इन 3 केस में 1 अक्टूबर है। ठीक है, नवंबर किस केस में है? ट्रांसफर प्राइसिंग वाले केस में, वो भी आप इग्नोर कर सकते हो। और बाकी सब केस में क्या निकल के आ रही है? बाकी सब केस में 31 जुलाई निकल के आ रही है। ये आपकी ड्यू डेट निकल के आ रही है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गई है। अब ये हमें समझ में आ गया कि रिटर्न, भाई साहब रिटर्न जो है वो किस किस को भरनी है और रिटर्न जो है वो कब भरनी है, वो सारी बातें मैं समझ में आ गई। बट एक बात मेरे को बताओ यार, अगर मान लो मैं रिटर्न टाइम पर फाइल करना भूल गया, जैसे आज हमारी तारीख है 27 फरवरी, आज हमारी डेट क्या है? 27 फरवरी। दोबारा बोलो, आज हमारी डेट क्या है? 27 फरवरी। अब आज अगर हमारी डेट 27 फरवरी है और जुलाई आपकी ड्यू डेट निकल के आ रही है, अब अगर जुलाई आपकी ड्यू डेट निकल के आ रही है, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन क्या है? मेरा पूरी क्लास से मेरे बच्चे ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि अगर मान लो आज, सुनो ध्यान से, ओए सुनो, आज मान लो 27 फरवरी है, जुलाई मेरी ड्यू डेट है, ये बात समझ में आ रही है? तो जुलाई तक मुझे रिटर्न भरनी है। अगर मेरा ऑडिट कंपलसरी नहीं है, एज्यूम करो कि मेरा ऑडिट कंपलसरी नहीं है, तो मुझे डेट भरनी है 31 जुलाई। अब अगर मैं 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं भर पाता तो क्या मैं लेट रिटर्न भर सकता हूं? सोच के बताओ, क्या मैं लेट रिटर्न भर सकता हूं? आंसर इज यस। अच्छा, अगर मैंने रिटर्न भर दी 31 जुलाई से पहले, उस रिटर्न में कोई गलती हो गई, क्या उस गलती को रिवाइज कर सकता हूं? कर सकता हूं। अगर मैं 31 जुलाई के बाद रिटर्न भर सकता हूं, मान लो जब भी तक भर सकता हूं, मैंने 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरी, उसमें कोई गलती हो गई, क्या मैं रिवाइज कर सकता हूं? आंसर इज यस। तो ये सारी की सारी बातें हैं बी लेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न की। अब मुझे नहीं पता आपको याद आ रहा नहीं आ रहा, आपको मैंने कहा था कि अगर आप ड्यू डेट पे रिटर्न नहीं भरते तो आप भर सकते हो 31 दिसंबर या उससे पहले, 31 मार्च नहीं, जब ये असेसमेंट ईयर खत्म होगा उसे 3 मंथ प्रायर, मतलब 31 दिसंबर या उससे पहले तुम लेट रिटर्न भर पाओगे। और यहीं तक तुम्हें रिटर्न रिवाइज करनी है, इसके बाद तुम रिवाइज भी नहीं कर सकते, बस ये पर ध्यान दो। तो एक बार यहां पे चेक करो क्या लिखा हुआ है, देखो री 139(4) में क्या लिखा है? बी लेटेड रिटर्न, a return of income of any previous year which has not been furnished within the time allowed 139(1) may be furnished at any time before the 3 month prior to the end of the relevant assessment year। 31 दिसंबर 24 तक आप भर सकते हो प्रीवियस ईयर 23-24 रिटर्न। और फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, मतलब इससे पहले तक तुम्हें यहां पे रिटर्न भरनी पड़ेगी, बस ये पर ध्यान दो। फिर बात करते हैं रिवाइज रिटर्न की। अब रिवाइज रिटर्न का मतलब क्या निकल के आ रहा है कि अगर तुमने रिटर्न टाइमली फाइल कर दी, उसमें कोई गलती होगी, या तुमने रिटर्न जो है लेट फाइल किया, उसमें कोई गलती होगी, इट मींस अगर तुम्हारी रिटर्न में कोई गलती हो रही है तो उस रिटर्न को तुम रिवाइज भी कर सकते हो। कब तक रिवाइज कर सकते हैं? देखो यहाँ पे हम रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं कब तक, चेक करो कब तक कर सकते हो। हम कर सकते हैं 31, देखो 31 दिसंबर और कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर, यहां तक हम रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। और बी लेटेड रिटर्न कैन ऑल्सो बी रिवाइज, लेट रिटर्न भी रिवाइज हो सकती है, बट लास्ट डेट जो बनेगी वो 31 दिसंबर बनेगी। इसके बाद ना तुम लेट रिटर्न फाइल कर पाओगे और ना ही तुम रिटर्न रिवाइज कर पाओगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? खुशबू, खुशबू के नाम पे ना मेरे को गाना ध्यान आ गया। वो गाना था ना, अगर किसी बच्चे को याद होगा, रेगुलर बैच वाले, मैं एक चैप्टर करवाता था आपको वैल्यूएशन का जीएसटी में, और वहां पर मैंने एग्जांपल दिया था कि परफ्यूम सुधरती वे जाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा, ओ माय गॉड। ठीक है, खुशबू, तो लेट रिटर्न कैन बी रिवाइज, जो आपकी लेट रिटर्न है इट कैन बी रिवाइज, बट लास्ट डेट आपकी निकल के आ रही है 31 दिसंबर, उसके बाद तुम रिटर्न रिवाइज नहीं कर सकते, बस ये पर ध्यान दो। एक बात मेरे को बताओ यार, आज तुम मेरे को बता ही दो, मेरे को एक बात ये बताओ, अगर मैंने टाइमली रिटर्न नहीं भरी, अगर मैंने टाइमली रिटर्न नहीं भरी तो मेरे अगेंस्ट में क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, मेरे को बता सकते हो? अगर मैंने टाइमली रिटर्न नहीं भरी, अगर मैंने टाइमली रिटर्न नहीं भरी तो क्या मेरे अगेंस्ट में क्या क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, बता सकते हो? भाई मैंने मान लो टाइमली रिटर्न नहीं भरी, अब बताओ मेरे अगेंस्ट में क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, क्या क्या मेरे अगेंस्ट में हो सकता है, बताओ जी। सारे बच्चे फटाफट से बोलो, अगर मैंने टाइमली रिटर्न नहीं भरी मेरे अगेंस्ट में कौन कौन सी बातें हो सकती हैं, जल्दी बताओ। हाँ जी, एक तो इंटरेस्ट लगेगा, और बताओ, लेट फाइन लगेगा, फाइन लगेगा, बिल्कुल लगेगा, इंटरेस्ट हो गया, फाइन हो गया, और बताओ और क्या लग सकता है जी, और बताओ और क्या सकता है? इंटरेस्ट, अच्छा याद है इंटरेस्ट किस सेक्शन में लगेगा? किसी को याद आ रहा हो इंटरेस्ट किस सेक्शन में लगेगा? मेरा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है, अगर मान लो तुमने लेट रिटर्न फाइल की है तो इंटरेस्ट जो एप्लीकेबल होगा वो किस सेक्शन में एप्लीकेबल होगा?
इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इधर देखो। अगर तुमने रिटर्न लेट फाइल की है, सेक्शन नंबर 234 में लगेगा इंटरेस्ट, सेक्शन नंबर 234 एफ में लगेगी फीस। 234 एफ में क्या लगेगी? फीस। यहां लगेगा इंटरेस्ट, यहां लगेगी फीस, यहां क्या लगेगी? फीस। और सुनो, और सेक्शन नंबर 139(3) ये बात कहता है कि तुम बिजनेस और कैपिटल गेन के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। एक बार दोबारा बोलूंगा, 234 ए में इंटरेस्ट है, 234 एफ में फीस है, और 139(3) में तुम बिजनेस और कैपिटल गेन के लॉस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, सेट ऑफ कर पाओगे बट कैरी फॉरवर्ड हम तुम्हें अलाउड नहीं करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार मेरे को रिकॉल करवाना, 234 में जो इंटरेस्ट लगेगा वो क्या रेट से लगेगा? याद करो, 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और ये आपको मैंने एडवांस टैक्स के अंदर बताया भी था। याद करो, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने किया था कि रिटर्न की ड्यू डेट के लेके अगले दिन से लेकर आपका जो एक्चुअल टैक्स है उसमें से एडवांस टैक्स टीडीएस माइनस करके बैलेंस वैल्यू पर जितने महीने का डिले है उतने महीने का 234 ए का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा। ये लास्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कंप्लीट कर चुके हैं 234 ए का, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। उसके बाद अब ये 234 एफ में फीस एप्लीकेबल होगी। फीस कितनी लगेगी जी? जल्दी बोलो, फीस कितनी लगेगी? फीस लगेगी अगर तुम्हारी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है और आपने 31 दिसंबर तक रिटर्न अगर नहीं भरी है तो गवर्नमेंट कहती है, और 31 जुलाई तक अगर रिटर्न भरी है तो 1000 तक की फीस एप्लीकेबल होगी। और अगर तुम्हारी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो 5000 की फीस एप्लीकेबल कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो। तो मतलब सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर इनकम 5 लाख तक है तो 1000 तक की फीस एप्लीकेबल होगी, अगर इनकम 5 लाख से ऊपर है तो 5000 की फीस एप्लीकेबल होगी। बस ये पर ध्यान दो। ये बात हमने 234 एफ के अंदर डिस्कस की थी, लेट फीस वाला पॉइंट जो था। उसके बाद फिर 139(3) इसमें क्या लिखा है कि अगर आपने रिटर्न टाइमली फाइल नहीं की तो बिजनेस के लॉस और कैपिटल गेन के लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, सेट ऑफ हो जाएंगे। सेट ऑफ में कोई दिक्कत नहीं है बट कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। बट याद करो, बिजनेस और कैपिटल गेन के लॉस मना किए, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, चाहे तुमने रिटर्न लेट फाइल की हो चाहे कुछ भी किया हो, उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दोबारा बोलूंगा, एक तो बिजनेस के लॉस और एक कैपिटल गेन के लॉस जो होंगे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, बाकी हाउस प्रॉपर्टी के लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पॉइंट हमने 139(3) के अंदर भी कंप्लीट किया था। हाँ, सेट ऑफ अलाउड है, सेट ऑफ में कोई दिक्कत नहीं है बट कैरी फॉरवर्ड में गवर्नमेंट मना कर रही है। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है जी? अब एक बार यहाँ पे चेक करो, 139(3) आपके जो लॉस हैं यहाँ पे देखो जी, असेसी कैन कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ लॉस कब? अगर रिटर्न आपने सही टाइम पर फाइल की है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस एंड अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कैन बी कैरी फॉरवर्ड थ्रू रिटर्न हैज नोट, ये दोनों कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। इसको छोड़ के जो बिजनेस के लॉस है और कैपिटल गेन के लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। सर कब तक कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे? कब तक कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे? होंगे ही नहीं सौरभ, होंगे ही नहीं। अगर आपने रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं की है तो उस ईयर के लॉस अब तुम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। उस ईयर के जो भी तुम्हारे बिजनेस के लॉस होंगे या जो भी तुम्हारे उस ईयर के कैपिटल गेन के लॉस होंगे वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। हाँ, पिछले सालों से जो चलते हुए आ रहे हैं उनको तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इस साल के जो लॉस है, जिस साल की रिटर्न तुमने फाइल लिखी, उस साल के बिजनेस के लॉस और कैपिटल गेन वाले लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। बस एक बात ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, फिर यहाँ पे अगला पॉइंट देखो, 234 का इंटरेस्ट, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं 234 का इंटरेस्ट। फिर यहाँ पे 234 एफ की फीस यहाँ पे दी नहीं हुई, वैसे 234 एफ की फीस भी एप्लीकेबल होती है। अगर इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपकी 1000 तक की फीस लगेगी, अगर इनकम 5 लाख से ऊपर है तो फिर आपकी फीस जो एप्लीकेबल होगी 5000 की फीस एप्लीकेबल हो जाएगी लेट फाइलिंग वाले केस में। बस ये पर ध्यान दो, यहाँ तक क्लियर है? पक्का पक्का। चलो अब अगला सेक्शन है 140 कैपिटल ए। ये तो बिल्कुल सिंपल है। ओए ओ हेलो, सोना नहीं है बिल्कुल भी, नालायक। इधर देखो ध्यान से, अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। अब अगला पॉइंट निकल के आ रहा है सेक्शन नंबर 140 कैपिटल ए। ये निकल के आ रहा है हमारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स। अब ये आपके एग्जाम के लिए किसी काम का नहीं है बट आपको दिमाग में लेके चलना है। सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि हम अपनी इनकम पर टैक्स अपना खुद निकाल लेंगे, कैलकुलेशन सारी खुद करेंगे, और जो भी एडवांस टैक्स होगा, टीडीएस होगा, वो सारा माइनस करने के बाद जो भी हमारा नेट टैक्स बनेगा वो हम 140 कैपिटल ए के अंदर सेल्फ असेसमेंट टैक्स के नाम से पे कर देंगे। ये सारी बातें यहां पे लिखी हुई है। यस, डेड लॉस हो जाएंगे।
डेट लॉस हो जाएंगे, बिल्कुल जी बिल्कुल डेट लॉस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर ये सबसे मेन सेक्शन है, एक तो सेक्शन है 139(8)(a) और एक सेक्शन है आपका सेक्शन नंबर 140(b). ये पहले मेरे को ये बताओ, पहले मेरे को ये बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा ये निकल के आ रहा है कि 139(8)(a) और 140(B) अपडेटेड रिटर्न वाला, कोई मेरे को बताएगा अपडेटेड रिटर्न वाले सेक्शन में क्या था? अरे पर डे पर मंथ नहीं अमीर, फिक्स है मेरे बच्चे, फिक्स है। 1000 तक की टोटल फीस है, 1000 तक की, और अगर 5 लाख से ऊपर इनकम है तो 5000 की फीस फिक्स है। पर डे या पर मंथ की बात नहीं है, इतनी ही फीस लगेगी, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, याद करो अपडेटेड रिटर्न वाला सेक्शन क्या था जी? थोड़ा बहुत मेरे को रिकॉल करके बताओ, अपडेटेड रिटर्न वाला सेक्शन क्या था? जल्दी बताओ फटाफट से, अपडेटेड रिटर्न वाला सेक्शन क्या था आपका जी? क्या था, कुछ याद करके बताओ जी, जल्दी बोलो फटाफट से भाई साहब, जल्दी बोल दो यार। अपडेटेड रिटर्न वाला सेक्शन क्या था? किसी को थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, जल्दी बोल दो। क्या था सेक्शन, कुछ तो लिखो। सुनो ध्यान से, नालायक को सुनो। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मेरा कुछ इधर देखो ध्यान से, याद नहीं आ रहा, याद भी क्यों आएगा तुम्हें, इधर देखो ध्यान से। अब एक बात मेरे को सोच के बताओ यार, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, आपको मैंने कहा था रिटर्न भरने की डेट होती है 31 जुलाई या डेट होती है 31 अक्टूबर, यहां तक आपको रिटर्न भरनी होती है। अब मेरा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि अगर मान लो यहां तक मैंने रिटर्न नहीं भरी, अगर यहां तक मैंने रिटर्न नहीं भरी, तो क्या मैं लेट रिटर्न भर सकता हूं? पहले ये क्लियर करो, क्या मैं लेट रिटर्न भर सकता हूं जी? अगर मैंने यहां तक रिटर्न नहीं भरी, क्या लेट रिटर्न अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है। अच्छा लेट कब तक भर पाऊंगा? 31 दिसंबर तक मैं लेट रिटर्न भर पाऊंगा, इसके बाद मैं लेट नहीं भर पाऊंगा। अब क्वेश्चन ये निकल के आ गया कि अगर मेरे को 31 दिसंबर के बाद भी रिटर्न भरनी है तो मैं क्या करूं? भाई अगर मेरे को 31 दिसंबर के बाद भी रिटर्न भरनी है तो मैं क्या करूं? या अगर मान लो मैंने ड्यू डेट पे रिटर्न भरी नहीं है और मैं फिर रिटर्न भरना चाहता हूं, उस केस के अंदर मैं क्या करूंगा? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन सब लोगों को एक मौका दिया। और ये मौका क्यों दिया, आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर बताया भी था कि कई बार क्या होता है, हम अपनी इनकम कम करके दिखाते हैं। अब हम अपनी इनकम कम करके दिखाते हैं, तो किसने मुझे कहा कि भाई गवर्नमेंट को ना तेरा डेटा सारा पता है, तेरे पास एक्चुअल में कितनी इनकम है, और गवर्नमेंट तेरे घर में नोटिस भेजने वाली है और तू सारी सारी रिकवरी कर लेगी। भाई साहब मेरा दिल घबरा गया, मैंने कहा यार अगर गवर्नमेंट मेरे घर में आ गई तो ना मेरे को समझ नहीं आ रहा गवर्नमेंट क्या करेगी। तो मैं अपनी इच्छा से ही, अपनी इच्छा से ही जो मैंने इनकम छुपाई थी उस इनकम पर टैक्स पे करना चाहता हूं। तो फाइनली फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, उन सबके लिए ऑप्शन दिया अपडेटेड रिटर्न। इसको रिवाइज रिटर्न नहीं करे, ये रिवाइज नहीं है, अपडेटेड रिटर्न। मतलब गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट कहना चाह रही है भाई मेरी बात सुन, कि अगर तूने पहले रिटर्न भर रखी है या रिटर्न नहीं भी भर रखी, तो भी हम तुझे एक मौका दे रहे हैं अपनी रिटर्न को अपडेट करने का। कि भैया अगर किसी ने पहले रिटर्न भर रखी है या रिटर्न नहीं भर रखी, तो वो अपनी अपडेटेड रिटर्न भर सकता है। सर उसमें वो क्या करेगा, इनकम शो करेगा, इनकम पर टैक्स पे करने की बात करेगा, बट ये अपडेटेड रिटर्न भरनी होती है विद इन 2 ईयर। मैं दोबारा बोलूंगा, ये रिटर्न जो भरनी है ये भरनी है विद इन 2 ईयर। विद इन 2 ईयर कहां से, फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, जहां पर आपका साल खत्म हो रहा है। मतलब जहां पर भी वो साल खत्म हो रहा है उस असेसमेंट ईयर के एंड से 2 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि आपको अपडेटेड रिटर्न जो होगी वो भरनी पड़ेगी। बस ये पर ध्यान दो। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये आपका है अपडेटेड रिटर्न। देखो विद इन 24 मंथ, कहां से, फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, मतलब जब वो असेसमेंट खत्म होगा वहां से 24 महीने के अंदर अंदर आपको अपडेटेड रिटर्न भरनी पड़ेगी। बस ये पर ध्यान दो। अच्छा अब अपडेटेड रिटर्न कहां तुम नहीं भर सकते, मतलब किस केस में अपडेटेड रिटर्न नहीं भरोगे? अब याद करो मैंने क्लास में क्या कहा था, आपको मैंने कहा था अपडेटेड रिटर्न गवर्नमेंट सिर्फ तभी मंगाएगी अगर गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है, अगर गवर्नमेंट को नुकसान है उस केस में अपडेटेड की बात नहीं है।
मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर हमें नुकसान है ना, अगर हमें नुकसान हो रहा है, उस केस में अपडेटेड रिटर्न की बात ही नहीं है। अपडेटेड रिटर्न की बात ही कहां पर है, जहां पर गवर्नमेंट कह रही है हमें फायदा होगा, जहां हमें नुकसान होगा उस केस में अपडेटेड रिटर्न वाली कोई बात ही नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे, और उसके बाद अगर तुम रिटर्न में लॉस दिखाना चाहते हो, इनकम कम करके दिखाना चाहते हो, रिफंड लेना चाहते हो, तुम हमसे इनकम कम करके दिखाना चाह रहे हो, लॉस देना चाह रहे हो, रिफंड क्लेम करना चाह रहे हो, इन सब केस में अपडेटेड रिटर्न की बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। और अगर एक बार आपने 1 साल की पहले अपडेटेड रिटर्न भर दी है, तो दोबारा से उस साल में अपडेटेड रिटर्न अब तुम नहीं भर सकते। मतलब एक ही अपडेटेड रिटर्न जाएंगी, मल्टीपल अपडेटेड रिटर्न नहीं जाएंगी, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, चलो अब फिर बच्चा कह रहा है सर अपडेटेड रिटर्न में दिखाना क्या है? भाई क्या दिखाना है? तो गवर्नमेंट ने कहा देख, जितना तेरा टैक्स तूने छुपाया था वो तू पे करेगा, जितना तेरा टैक्स तूने छुपाया था वो तू पे करेगा, और अब तुझे एडिशनल इनकम टैक्स भी पे करना है, तुझे एडिशनल टैक्स भी पे करना है। एडिशनल कितना? अब अगर तू 1 साल के अंदर अंदर अपडेटेड रिटर्न भर देता है तो तूने जल्दी भर दी है, तो जो तेरा टैक्स बन रहा है ना, जो तेरा टैक्स बन रहा है उसमें इंटरेस्ट जोड़ने के बाद उसका 25% तुझे एडिशनल टैक्स हमें और देना पड़ेगा। मतलब सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि अगर मान लो, 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 अगर मान लो कि भैया मेरा एडिशनल, मान लो मेरा टैक्स बनता है 5 लाख, इंटरेस्ट है 50,000, तो 5,50,000 रुपए को गवर्नमेंट ने बोला कि तुझे 25% एडिशनल इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा अगर तू रिटर्न विद इन 12 मंथ भर देता है, 1 साल के अंदर। और अगर तू 1 साल के बाद रिटर्न भरेगा, अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तुझे 50% एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। तो मतलब पहले 12 महीने में 25% की बात होगी, अगले 12 महीने के अंदर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, नेक्स्ट 12 मंथ के अंदर जो बात हमें करनी पड़ेगी वो 20%, 25 नहीं 50% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट यहां पर ये बात कहना चाह रही है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? क्या कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का पक्का? अब एक बार यहाँ पे चेक करना, देखो नहीं यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोले रही है, आप लॉस रिटर्न नहीं भर सकते, ठीक है, लॉस नहीं भर सकते, उसके बाद क्या नहीं भर सकते आप? लॉस नहीं भर सकते, और फिर जिससे इनकम टैक्स लाइबिलिटी कम हो रही है वो नहीं कर सकते, रिफंड क्रिएट नहीं कर सकते, और अपडेटेड कब नहीं भर पाओगे? अगर एक बार ऑलरेडी आपने अपडेटेड पहले भर दी है, या आपके अगेंस्ट में कोई असेसमेंट चल रही है, आपके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग चल रही है, तो भी आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते। और टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे 25% किसका? टैक्स एंड इंटरेस्ट, अगर आपने 12 महीने के अंदर रिटर्न भर दी है, और 50% पे करना पड़ेगा टैक्स प्लस में इंटरेस्ट का, अगर आपने मतलब 24 महीने से पहले भर दी है, 12 महीने के बाद भरी है, तो 50% तुम्हें एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा। बस ये पर ध्यान दो। सर हम कितनी पुरानी रिटर्न अपडेट कर सकते हैं? देखो अगर आप चेक करोगे तो लॉ में यहाँ पे नहीं लिखा कितनी पुरानी, आप जितनी मर्जी पुरानी अपडेट भर सकते हो, बट तो गवर्नमेंट तुमसे क्वेश्चन पूछेगी ना, कहाँ सोया हुआ था बे? ओह ओए गुंडा स्वामी, इधर कहाँ सोया हुआ था भाई? आपके मन में क्या आएगा, सर क्या मैं 10 साल पुरानी भर पाऊंगा? तो आपकी जानकारी के लिए बोल दूं, इनकम टैक्स में नॉर्मली केसेस ही जो खुलते हैं वो 4 साल तक के खुलते हैं, कुछ केस में 6 साल है, कुछ केस में 16 साल है, और कुछ केस में टाइम लिमिट ही नहीं है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ना वो डिपेंड करता है कि हमारे केस कितने साल के खुलेंगे। अब अगर मेरे केस ही 4 साल पुराने खुलेंगे तो 4 साल पुरानी रिटर्न में अपडेट क्यों करूंगा? क्योंकि 4 साल पुराने तो मेरे केस ही नहीं खुल सकते। अब अगर वो केस ही नहीं खुल सकते तो मैं अपडेटेड रिटर्न भर के भी क्या करूंगा? मेन मुद्दा बस ये निकल के आ रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? सर अगर अपडेटेड नहीं भरी, हाँ तो अगर अपडेटेड नहीं भरी आपने तो वो ब्लैक मनी अनएक्सप्लेन इनकम पर 78% की टैक्सेबिलिटी हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है रही। अगर आपने अपडेटेड रिटर्न नहीं भरी है तो 78% की टैक्सेबिलिटी जो होगी वो उस केस में निकल कर आएगी 78%, क्योंकि अगर आपने अपडेटेड रिटर्न नहीं भरी तो फिर गवर्नमेंट कह रही इनकम को एक्सप्लेन कर, और अगर तू एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा तो 78% की टैक्सेबिलिटी गवर्नमेंट कह रही है उस केस में तुम्हारे हाथ में हो जाएगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट चेक करो जी। अगला पॉइंट फिर यहाँ पे क्या निकल के आता है? दैट इज डिफेक्टिव रिटर्न। अब डिफेक्टिव रिटर्न का मतलब क्या है? डिफेक्टिव का मतलब ये है भाई साहब, अगर आपने, ध्यान सुनना, अगर आपने जब रिटर्न भरी उसके साथ में कुछ अनेक्स्चर्स आपको देने थे।
अब वो अनेक्स्चर्स आपने नहीं दिए तो गवर्नमेंट ने कहा हम तुम्हारी रिटर्न को नाम देंगे डिफेक्टिव रिटर्न। अब उस डिफेक्ट को सही करने के लिए 15 दिन मिलेंगे, नहीं 15 डेज के अंदर अंदर वो डिफेक्ट आपको सही करना पड़ेगा। अगर वो डिफेक्ट आपने सही कर दिया तो हम तुम्हारी रिटर्न को ओके कर देंगे, अगर नहीं किया रिटर्न बन जाएगी इनवैलिड रिटर्न। बस ये पर ध्यान दो जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करो आपको क्या अनेक्स्चर देने हैं। आपको यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे क्या क्या देने हैं जी। आपको यहाँ पे 139(9) ये रहा। आपको वेयर द AO कंसीडर दैट द रिटर्न इज डिफेक्टिव ही में इंटीमेट द डिफेक्ट। कितने दिन रेक्टिफाई करने के लिए? 15 दिन है फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन। और अगर आप सही नहीं करोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम रिटर्न बोलेंगे इनवैलिड रिटर्न। क्या बोलेंगे? इनवैलिड रिटर्न। ठीक है, अगर रेक्टिफाई नहीं किया तो क्या बोलेंगे? इनवैलिड। और प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट वुड अप्लाई एज इफ असेसी हैज फेल्ड। फिर हम ये मानेंगे आपने रिटर्न फाइल ही नहीं की है, फिर दोबारा से आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी। हाउएवर वेयर असेसी रेक्टिफाई द डिफेक्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ, अगर मान लो 15 दिन के बाद सही कर सकता है और फर्दर पीरियड अलाउड, अगर AO उसको फर्दर पीरियड अलाउड कर देता है बट बिफोर द असेसमेंट इज मेड AO मे कंडोन द डिले द ट्रीट एंड रिटर्न इज वैलिड। इट मींस अगर AO को लगता है जेन्युइन केस है तो तुम्हारी उस रिटर्न को वो डिफेक्टिव या इनवैलिड की बजाय वैलिड रिटर्न भी दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब नॉर्मल 15 दिन में सही करनी है, नहीं करोगे इनवैलिड है। अगर 15 दिन के बाद तुम सही कर रहे हो और सामने वाला डिपार्टमेंट जस्टिफाई कर देते हो तो फिर उसको हम वैलिड रिटर्न बोल देंगे, इनवैलिड नहीं बोल देंगे। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे एक बार चेक करो 234F डिस्कस कर चुके हैं। 234F जी, अब 234F अगर इनकम 5 लाख तक है तो 1000 तक की फीस है, अगर इनकम 5 लाख से ऊपर होगी तो 5000 की फीस एप्लीकेबल हो जाएगी। 234F में लिखा हुआ है लेट फीस। अगर आप रिटर्न फाइलिंग लेट करोगे तो लेट फीस कितनी एप्लीकेबल होगी, वो सारी की सारी बातें आपकी यहां पे लिखी हुई है। डन। अब आगे देखो आपका 139 कैपिटल ए, ये भाई साहब है सबसे खतरनाक सेक्शन 139 कैपिटल ए, पैन कार्ड वाला जी। अब पैन कार्ड में ना काफी सारे आइटम्स है जहां पर पैन कार्ड देनी है, मतलब काफी सारी जगह ऐसी है जहां पर तुम्हें पैन कार्ड जमा करवाना पड़ेगा। एक बार चेक करो पहले क्या लिखा है। पहले कह रहे हैं कोटिंग ऑफ पेन। हेलो भाई साहब, ओए अंकल, अंकल इधर इधर। कोटिंग ऑफ पेन इज मैंडेटरी इन ऑल डॉक्यूमेंट परटेनिंग टू द फॉलोइंग प्रिस्क्राइब ट्रांजेक्शन। कहां पर? जहां भी तुम रिटर्न भरोगे, हर इनकम टैक्स की रिटर्न में पैन कार्ड चाहिए। अच्छी बात है। चलान, पेमेंट के चलान वाले केस में आपको पैन कार्ड चाहिए। फिर कोई भी डॉक्यूमेंट ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय हिम एज में प्रिस्क्राइब बाय सीबीडीटी इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, फॉर एग्जांपल सेल परचेज ऑफ मोटर व्हीकल। मतलब कुछ केस ऐसे नोटिफाइड किए हैं जहां पर आपको पैन कार्ड चाहिए ही चाहिए। अब ये सारे के सारे केस पता कहां हैं? ये सारे के सारे केस आपको ऊपर दिए गए हैं और आपको मैं दिखाता हूं। ये रहे कहां कहां पर पैन कार्ड आपको चाहिए, भगवान झूठ ना बुलवाए। ये रहा कहां पे है पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट, कहां कहां पर है। ये रेज देखो कितने केस हैं टोटल मिला के, अगर आप चेक करोगे टोटल मिला के यहां पर आई थिंक मेरे ख्याल से 18 केस निकल के आ रहे हैं जहां पे पैन कार्ड चाहिए आपको। और आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कंफर्म बन सकता है कि उन केसेस के नाम लिखो जहां पर पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन 18 में से कम से कम 10 केस तो लिख के आने पड़ेंगे कि कहां कहां पर पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। अब आपको एक बार देखो कुछ आइटम दिखा रहा हूं, याद हमें करनी है, आपके मॉड्यूल में ही दी हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कह रहे हैं अगर तुम मोटर व्हीकल की सेल परचेस कर रहे हो, जैसे मान लो मैंने कोई गाड़ी बेचनी है, गाड़ी खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, बाइक बेचनी है, पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट हर केस में है। फिर अगर तुम बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो, अगर तुम बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो, नॉर्मल बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो हर केस में पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसके बाद एनी एप्लीकेशन हाँ जी, एनी एप्लीकेशन टू एनी बैंकिंग कंपनी और एक कोऑपरेटिव बैंक टू विच द बैंकिंग रेगुलेशन 1949। मतलब अगर आपने कोई बैंक को एप्लीकेशन डालनी है तो साथ में तुम्हें पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर तुम्हें डीमैट अकाउंट ओपन करना है, आप सब जानते हो, अगर आप में से किसी का डीमैट अकाउंट है तो डीमैट अकाउंट के टाइम पर उसने आपसे पैन कार्ड मांगा होगा। अगर तुम्हें होटल या रेस्टोरेंट के बिल पे करने हैं 50,000 से ज्यादा तो पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद फिर अगर तुम्हें यहां पर हाँ जी, अगर फिर यहां पर आपको फॉरेन मतलब पेमेंट इन कनेक्शन विद ट्रैवल टू एनी फॉरेन कंट्री और पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एनी फॉरेन करेंसी 50,000 से ऊपर है तो पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है। म्यूचुअल फंड की ट्रांजैक्शन वाले केस में अगर पेमेंट 50,000 से ऊपर है तो पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है। मतलब ऐसे ऐसे कई सारे केस निकल के आ रहे हैं जहां पर गवर्नमेंट करी पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है। बस ये पर ध्यान दो।
अच्छा ये केस तो है ही है, सुनो ध्यान से, अब ये केस तो है ही है, ये सारे केस तो आपको दिए हुए हैं। इसके साथ में ना अब यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट भी आई थी। कहाँ पे है, ये है इंटीमेशन पैन, ये रिच, ये देखो ये वाला। अब यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे क्या है जी, अब यहाँ पे गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे क्या लिखा है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ना। अकॉर्डिंगली, ये इंपॉर्टेंट है जी, ये इंपॉर्टेंट है। Accordingly, rule number 114 BB has been inserted to prescribe that every person has at the time entering into a transaction specified in column 2 of the table belong quote his PAN account number or Aadhaar number as the case may be in document pertaining to such transaction, and every person specified in column 3 of the said table who receives such document has to ensure that said number has been duly quoted and ऑथेंटिकेट। क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर आप इनमें से कहीं पर भी कवर हो जाते हो, आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड कोड करना पड़ेगा, उसके बिना तुम काम नहीं कर सकते। कब कोड करना पड़ेगा, अगर आपने कैश डिपॉजिट किया, अगर आपने कैश डिपॉजिट किया अपने बैंक अकाउंट में 20 लाख या उससे ऊपर, उस केस में पैन कार्ड या आधार कार्ड कोड करना पड़ेगा, आपको ये बात ध्यान दो। उसके बाद अगर आपने कैश डिपॉजिट नहीं, विड्रॉ किया, और विड्रॉ आपने किया 20 लाख या उससे ऊपर, आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड कोड करना पड़ेगा। अगर आप करंट अकाउंट ओपन करवा रहे हो, आप करंट अकाउंट ओपन करवा रहे हो और कैश क्रेडिट अकाउंट बाय पर्सन विद ए बैंक और कोऑपरेटिव बैंक, अगर आप अकाउंट ओपन करवा रहे हो, उस केस में गवर्नमेंट कह रही है आपको पैन कार्ड देने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और यहां पे कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, इतनी लिमिट के बाद पड़ेगी। मतलब इन 3 केस में ध्यान देना, इस 3 केस के अंदर भी पैन कार्ड आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। नॉर्मल बैच की क्लास नहीं है, नहीं यार नॉर्मल बैच की छुट्टी है, आज नॉर्मल बैच का ऑफ था, कल ही अनाउंस कर दिया था क्लास के अंदर जी। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये सारी बातें आपकी पैन कार्ड की यहाँ पे निकल के आ रही हैं। अच्छा आधार कार्ड वाले केस में क्या था, याद करो, आधार कार्ड वाले केस में क्या था, आधार कार्ड वाले केस में हमारा सेक्शन है 139AA। अब देखना 139AA में क्या लिखा हो जी, ये आपके सामने 139AA आधार कार्ड वाले केस में क्या, देखो जी यहाँ पे क्या, कोटिंग ऑफ आधार कार्ड। एक बात मेरे को बताओ जी, अब गवर्नमेंट ने बोला कि आपको हर पर्सन को 1 जुलाई 17 या उसके बाद आपको पैन कार्ड, ठीक है जी, आपको इन द एप्लीकेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ पैन एंड इंटरनल ऑफ इनकम, मतलब हर पर्सन को आधार कार्ड कोड करना जरूरी, आधार कार्ड कोड करना जरूरी है 1 जुलाई 17 के बाद। इफ ए पर्सन डज नॉट हैव आधार, उसका अगर उसके बाद आधार नहीं है, तो द एनरोलमेंट आईडी ऑफ आधार एप्लीकेशन फॉर्म इशूड एट टू हिम एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट शैल बी कोटेड। अगर आधार नहीं है, तुमने आधार के लिए अप्लाई किया था, तो जो आपको एनरोलमेंट नंबर मिला होगा वो तुम दे दो। फिर एवरी पर्सन हु हैज अलॉटेड पैन ओनर as on 1st July 17 and who is eligible to obtain Aadhaar number has to intimate his Aadhaar number कब तक, 30 मार्च 22 तक। डेट एक्सटेंड हो गई गवर्नमेंट का, अगर तुम यहां तक नहीं करोगे तो 1000 की फीस एप्लीकेबल होगी। फिर यहां पर डेट एक्सटेंड हो गई, और डेट एक्सटेंड होकर अब डेट जो बनी है 1 जुलाई 23, यहां पे डेट निकल के आ रही है, इस दिन तक आधार कोड करना है, इसके बाद बात नहीं कर रहे। अब ये डेट जा चुकी है, अब ये जा चुकी है, और आधार कोड ना करने की फीस जो है वो 1000 की फीस एप्लीकेबल होगी सेक्शन नंबर 139AA के अंदर, बस ये पर ध्यान दो। कोट करना मतलब किसको कोट करना है, किसको डिपॉजिट करना, अरे कोट करने का मतलब ये होता है कि जब भी अब तुम कोई डॉक्यूमेंट दोगे ना, अब तुम्हें पैन की जगह आधार कोट करना है। कोट का मतलब होता है देना, डिपार्टमेंट को जाके नहीं देना, जहां जहां रिटर्न हो गया, रिटर्न ऑफ इनकम हो गया, वहां तुम्हें आधार कार्ड मेंशन करना पड़ेगा, उनकी वेबसाइट पे जाके अपना आधार कार्ड वहां पे डालना पड़ेगा, ओटीपी आएगा, ओटीपी को ओके करना पड़ेगा, तुम्हारा आधार कार्ड वहां पे कोट हो जाएगा। ठीक है ना। तो जहां जहां पर भी गवर्नमेंट करी पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है, नॉर्मली वहां पर आधार की भी रिक्वायरमेंट है। तो आधार कार्ड कोड करना गवर्नमेंट अब मैंडेटरी कर रही है। अब तुम रिटर्न भरोगे, आधार कार्ड कोड करना जरूरी है, नहीं तो याद करो मैंने क्लास के अंदर बताया था कि तुम्हारा पैन कार्ड जो है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, वो काम ही नहीं करेगा, पैन कार्ड काम ही नहीं करेगा। फिर जब तुम आधार जमा करवा दोगे तुम्हारा पैन कार्ड ऑपरेटिव हो जाएगा। तो मतलब गवर्नमेंट आर ये कहना चाह रही है कि आधार कार्ड आपको जमा करवाना पड़ेगा, बस ये पर ध्यान दो। सर इसमें शेड्यूल बैंक, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट ने अपने आप को यहां से बाहर निकाल रखा है। क्या बात समझ में आ रही है जी। अच्छा अब यहाँ पे ना एक पॉइंट और भी है, एक पॉइंट और ये निकल के आ रहा है कि रिटर्न वेरीफाई कौन कौन करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी।
ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है कि अगर हम रिटर्न ऑफ इनकम की बात करते हैं तो कौन कौन से पर्सन ऐसे हैं जो रिटर्न ऑथोराइज करेंगे, रिटर्न को वेरीफाई करेंगे। दैट इज सेक्शन नंबर 140। याद करो मैंने क्लास में कहा था कि जब भी हम रिटर्न भरते हैं तो वहां पे रिटर्न भरना हमारा काम नहीं है, बाद में उस रिटर्न को ऑथोराइज भी करना होता है। तो अगर मान लो इंडिविजुअल की रिटर्न है, कौन ऑथोराइज करेगा? एचएफ वाले के केस में कौन करेगा? पार्टनरशिप फर्म वाले केस में कौन करेगा? ये सारे पॉइंट है जी। यस खुशबू, यस यस। अब देखो जी, यहां पे एक बार चेक करो। इंडिविजुअल वाले केस में इंडिविजुअल खुद करेगा, अगर वो एब्सेंट है तो या तो वो करेगा या उसके बिहाफ पे कोई दूसरा बंदा करेगा, और अगर वो मान लो पागल है, उसका मेंटल लेवल सही नहीं है, तो फिर उसका गार्जियन करेगा जी। और अगर ऊपर मान लो कोई भी कवर नहीं है तो एनी पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ हैविंग ए वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करने की अथॉरिटी देंगे वो इस पर साइन करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे एचएफ वाले केस में कौन करेगा? कर्ता। कर्ता नहीं है तो फिर कोई भी अडल्ट मेंबर, और अगर कर्ता पागल है तो जो भी उसका कोई एडल्ट मेंबर होगा एचएफ का, वो यहां पर आपके वेरीफाई रिटर्न कर देगा। कंपनी वाले केस में कौन करेगा? एमडी। अब अगर एमडी नहीं है तो कोई भी डायरेक्टर उसको क्या कर देगा? वेरीफाई कर देगा। और अगर कंपनी जो है अगर वो नॉन रेजिडेंट है तो एमडी करेगा, और ए पर्सन हु होल्ड वैलिड पावर ऑफ अटॉर्नी, इन दोनों में से कोई भी एक उस रिटर्न को क्या कर देगा? ऑथराइज कर देगा। ये सारी बातें 140 में है। तो ये भी मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर बन चुका है कि बताओ कौन कौन रिटर्न वेरीफाई करता है सेक्शन नंबर 140 के अंदर। ये भी एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है आपको? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई भी दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चलो जी। तो ये आपके पार्टनरशिप वाले के एमडी मैनेजिंग पार्टनर करेगा, वो नहीं है तो कोई भी पार्टनर जो है वो यहाँ पर आपके सिग्नेचर कर देगा जी। तो ये सारी बातें आपकी रिटर्न ऑफ इनकम वाले पॉइंट में यहाँ पे निकल के आती हैं। जल्दी बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े। क्या इसको लॉक कर सकते हैं? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? जल्दी बोलो, बोलिए जनाब बोलिए। नो दिक्कत, ओके भीमा शंकर। चलो जी, अब ये सारी बातें हमारी यहाँ पे निकल के आती हैं रिटर्न वाले टॉपिक के अंदर। अब यहाँ पे गिने चुने हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं 5। ये 5 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं जी यहाँ पे। ठीक है जी, 5 क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। ये ट्राई किया आपने? क्वेश्चन ट्राई किए हैं क्या? बोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कल 10 के हो जाएंगे, फिर 5 के हो जाएंगे, फिर अकेला मैं ही रह जाऊंगा, क्योंकि पेपर तो मेरे हैं, पेपर तुम्हारे हैं ही नहीं। क्वेश्चन ट्राई किए थे आपने? नहीं किए? चलो फिर आओ, फिर फटाफट से आओ जी। एक बार फटाफट से क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। क्वेश्चन पढ़ो और मुझे आंसर दो फटाफट से जी। एक बार फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो और मुझे आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? है नहीं? क्वेश्चन नंबर 1 का मुझे आंसर दो फटाफट से जी। होमवर्क घर से करोगे? घर से करते हो नहीं यार तुम, यार तुम घर से करते हो नहीं? करते हो तुम घर से? बताओ, करते हो क्या घर से? चलो बस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर भी दे दो। अभी अभी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दे दो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दो, बाकी सारे तुम घर से करके आओगे जी। तुम क्वेश्चन नंबर 1 का मुझे आंसर दे दो, बाकी तुम सारे घर से करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 1 का मुझे आंसर दो भी जी। मुझे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अभी चाहिए। जल्दी करो फटाफट से। स्टेट विद द रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिटर्न ऑफ इनकम
LLP could be verified by any partner। क्या LLP की रिटर्न कोई पार्टनर वेरीफाई कर सकता है? आंसर इज नो, डिसएग्री। पहले कौन करेगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। अगर वो नहीं है तो फिर कोई भी पार्टनर करेगा, तो गलत है भाई, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। फिर टाइम लिमिट ऑफ फाइलिंग रिटर्न 139 इन केस ऑफ मिस्टर ए, उसकी टर्नओवर 160 लाख है, 16 लाख रिसीव हुई है कैश में, और ईयर एंडेड 31 मार्च 24। वेदर और नोट डिक्लेयरिंग प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD इज 31 अक्टूबर। बताओ जी, जल्दी बोलो फटाफट से जी, जल्दी बोलो। कि वो कहना चाह रहा है कि अगर उसकी टर्नओवर 160 लाख है तो क्या उस केस में उसको रिटर्न भरनी पड़ेगी 31 अक्टूबर 2024 से उससे पहले? जल्दी बोलो, एग्री या डिसएग्री? एग्री या डिसएग्री? सेकंड क्वेश्चन बताओ। अच्छा, अगर टर्नओवर 160 लाख है, टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, अब अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, क्या उसका ऑडिट कंपलसरी है? अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है, क्या उसका ऑडिट कंपलसरी है? यस या नो? यस। बट अगर 44 AD ले रहा है तो 44 AD में लिमिट कितनी है? 3 करोड़। उस केस में ऑडिट कंपलसरी नहीं है, उस केस में ऑडिट कंपलसरी नहीं है। तो अगर ऑडिट कंपलसरी नहीं है, 31 अक्टूबर उस केस में डेट है, 31 जुलाई है जी। तो यहाँ पे सारा सच नहीं कह रहा, ये ना सारा सच नहीं कह रहा, यहाँ पे झूठ बोल रहा है कुछ। देखो क्या लिखा है, क्या कह रहा है मेरे बच्चे, अगर 44 AD ले रहे हो तो ऑडिट कंपलसरी नहीं है, 31 जुलाई है। अगर आपका 44 AD नहीं ले रहे हो देन ऑडिट कंपलसरी होगा, आपकी डेट हो जाएगी 31 अक्टूबर। तो कुछ इसने झूठ बोला, कुछ इसने सच बोला, ठीक है। तो यहां पर भी क्या आएगा? डिसएग्री निकल के आएगा, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। अब ये बाकी अपने घर से ट्राई कर लेना, और मुझे डर है कि तुम करोगे नहीं। कर लोगे पक्का? डाउट पूछोगे मेरे से नेक्स्ट क्लास में? पक्का? अगर कर लिए हो गए तो डाउट का तो मतलब नहीं है, बट अगर नहीं हुए तो मुझसे अपने डाउट पूछना है, बस ये पर ध्यान दो। ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन, नहीं तो मॉड्यूल है ना ये, तो मॉड्यूल तो पागल है। भीमा शंकर कह रहा है ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन, तो भाई तुम्हारा ही मॉड्यूल है, मेरे खुद का तो मॉड्यूल है नहीं, मेरे खुद की किताबें तो है नहीं, और आपके मॉड्यूल में से ही क्वेश्चन पिक कर लेते हैं वो, और फिर जब यही बन जाएंगे फिर तुम्हें लगेगा ऐसे भी आते हैं क्या क्वेश्चन, नालायक। चलो जी, इधर देखो ध्यान से, अब इसको लॉक करते हैं। अब ये चैप्टर फिर हम कर देते हैं पैक। अब मेरे को बताओ, पहले तो चैप्टर हमारे कौन कौन से बचे हैं। एक तो हमारा चैप्टर बचा है सैलरी का, एक हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। ऐसा लग रहा है सारा ही बचा है, उसमें नहीं है, उस सारांश में नहीं है, सारांश में नहीं है, सारांश में नहीं है जी। उसके बाद फिर एक हमारा चैप्टर है TDS और TCS वाला, ये बचा है ना। तो ये चैप्टर हमारे मेन बचे हैं जी, ठीक है। बाकी जो भी आपके छोटे मोटे चैप्टर थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ये चैप्टर आपके मेन बचे हैं। अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी हो गया? अच्छा, हाउस प्रॉपर्टी हो गया है, हाउस प्रॉपर्टी कट कर दूं? अच्छा, HB हो गया, तो सैलरी बचा है, PGB बचा है, कैपिटल गेन बचा है, अदर सोर्स बचा है, और TDS बचा है। ये टॉपिक हमारे बैलेंस बचे हैं ना, ठीक है जी। लॉक कर दें इसको। चलो, अब ये टॉपिक हमारे बैलेंस यहां पर बचे हुए हैं। आ जाओ मेरे बच्चों, फटाफट से आओ जी। अब बताओ पहले कौन सा टॉपिक कराऊं जी, जल्दी बोलो फटाफट से, पहले कौन सा टॉपिक कराऊं, कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराऊं? एक एग्रीकल्चर वाला बचा है। अच्छा, पहले एक बार एग्रीकल्चर वाला कर ले फटाफट से। ऐसा करते हैं, 2 मिनट लगाते हैं, एक बार पहले फटाफट से एग्रीकल्चर वाला कर लेते हैं। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, एक हमारा बस पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड है, एक बार पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। चलो इधर सुनो ध्यान से, अब अगर मैं एग्रीकल्चर इनकम की बात करता हूं, एक बार पहले वो खत्म करके देन फिर नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। अब सुनो ध्यान से, सुनो 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 सुनो। सर AMT कौन से चैप्टर नंबर पे है, कोई बता दो। AMT जो है वो 115 BSc के साथ में है। अभी क्लास खत्म नहीं, अभी क्लास कैसे खत्म होगी नालायक, क्लास खत्म नहीं हुई अभी। चलो इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब सुनो सुनो। हेलो, AMT हमारा हो चुका है जी, AMT हमारा हो चुका है। अब एक टॉपिक हमने किया था एग्रीकल्चर इनकम वाला, याद करो, मैंने कहा था एग्रीकल्चर इनकम जो है हमारी एग्जाम्प्ट होती है। अब एग्रीकल्चर इनकम हमारी सेक्शन नंबर 10 के अंदर एग्जाम्प्ट होती है, और उसमें कोई भी टैक्सेबिलिटी होती नहीं है। उसका रीजन है क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास नहीं है। अब पार्लियामेंट के पास वहां टैक्स लगाने की पावर नहीं है,
तो गवर्नमेंट ने कहा हम एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम्प्ट कर रहे हैं। एक्चुअल रीजन ये था कि एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाने की पावर ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो एग्जाम्प्ट होगी। बट मैंने तुम्हें क्लास में कहा था कि कई बार क्या होता है, एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों एक साथ में दी होती है। अब अगर एग्रीकल्चर इनकम भी दी है और नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी दी है, तो गवर्नमेंट कहती है वहां पर ना हम पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड से टैक्स कंप्यूट करते हैं। अब ये पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड एप्लीकेबल कब होगा? अगर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। पहली कंडीशन ये निकल के आती है, अगर आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ज्यादा है, मतलब अगर आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ऊपर है एंड आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है। आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम 5000 से ऊपर है एंड आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर है। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, उस केस में गवर्नमेंट कहती है पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड तुम्हारा एप्लीकेबल हो जाएगा। सर फिर पार्शियल इंटीग्रेशन में क्या होगा? फिर गवर्नमेंट कहती है उस केस में हम टैक्स लायबिलिटी निकालने का एक तरीका बताएंगे। अब नॉर्मली एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, बट पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड लगाने से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर इनकम पर भी टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। ये बात हमने क्लास में भी डिस्कस की थी। अब याद करो वो मेथड क्या था? मेथड क्या था? जो भी तुम्हें नेट एग्रीकल्चर इनकम दी है उसमें तुम नॉन एग्रीकल्चर इनकम को जोड़ दो और उस पर टैक्स लगा दो। फिर नेट एग्रीकल्चर इनकम में जो तुम्हारी एग्जम्पशन लिमिट होती है 2.5 लाख 3 लाख या 5 लाख, जो भी एग्जम्पशन लिमिट है उसको जोड़ के उस पर टैक्स लगा दो। फिर स्टेप नंबर 3 में निकल के आता है कि स्टेप नंबर 1 का जो टैक्स है ये वाला, माइनस में स्टेप नंबर 2 का टैक्स है, इसको माइनस करके इसमें 4% सेस जोड़ के फाइनल आंसर निकाल दो। एक बार दोबारा बोलूंगा, एक बार दोबारा बोलूंगा, एक बार दोबारा बोलूंगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, नॉन एग्रीकल्चर इनकम तुम्हें दिया मान लो 5 लाख, एग्रीकल्चर इनकम उसने दिया मान लो फॉर एग्जांपल 3 लाख, और उसने बोला एक्सपेंडिचर टू अर्न एग्रीकल्चर इनकम मान लो वो है 1 लाख। तो तुम्हारी नेट एग्रीकल्चर इनकम कितनी बन गई? 2 लाख। कितनी बन गई? 2 लाख बन गई। अब गवर्नमेंट का सुन, 5 लाख प्लस में 2 लाख 7 लाख, इस पे टैक्स निकाल दे। 5 लाख प्लस में 2 लाख 7 लाख, इस पे टैक्स निकाल दे। फिर नेट एग्रीकल्चर कितनी है? 2 लाख प्लस में एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख, कितना आ गया? 4.5 लाख, इस पे टैक्स निकाल दे। फिर 7 लाख का टैक्स, 4.5 लाख का टैक्स, इसमें से ये माइनस करके बैलेंस जो टैक्स बचेगा उसमें 4% सेस जोड़ के फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपका पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड। ये बातें आपके यहां पे निकल के आती हैं, बस ये पर ध्यान दो। आपको बात समझ में आ रही है? और आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम में क्वेश्चन बन चुका है, तो बहुत ध्यान से चेक करना। एग्रीकल्चर इनकम, नॉन एग्रीकल्चर, अगर इनकम दोनों दी हुई हैं तो दोनों के बेस पे टैक्सेबिलिटी हमारी इस तरह से निकालेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? लॉजिक कुछ नहीं है, लॉजिक मुझे भी नहीं पता। लॉजिक सिर्फ ये है कि एग्रीकल्चर इनकम पर इनडायरेक्टली टैक्स लगाना है, बस ये लॉजिक है। और ये आपको मैंने क्लास के अंदर बताया भी था कि गवर्नमेंट ये मेथड लेकर ही इसलिए आई है कि इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर इनकम पर गवर्नमेंट टैक्स लगा सके। तो अगर आप चेक करोगे वैसे एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, इस मेथड से कहीं ना कहीं तुम्हारी एग्रीकल्चर इनकम भी टैक्सेबल हो जाती है। इस मेथड का लॉजिक बस ये निकल के आ रहा है जी, और कोई इसका लॉजिक नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है जी? तो ये आपका है पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड, ये पॉइंट आपका निकल के आता है। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। तो ये आपका टॉपिक था पार्शियल। अच्छा, फिर टी रबर कॉफी वाले केस में याद है? टी रबर कॉफी वाले केस में क्या था? याद करो, अगर तुम्हें टी से इनकम दी है, रबर वाली इनकम दी है और कॉफी वाली इनकम दी है, तो टी रबर कॉफी में क्या था? टी रबर कॉफी वाले केस में 60% इनकम थी आपकी एग्रीकल्चर, 40% इनकम थी नॉन एग्रीकल्चर। फिर रबर वाले केस में 65% एग्रीकल्चर, 35% नॉन एग्रीकल्चर। फिर कॉफी वाले केस में 2 केस थे, विद फ्लेवर, विदाउट फ्लेवर। अब अगर विद फ्लेवर है या विदाउट फ्लेवर है, विद फ्लेवर वाले केस में गवर्नमेंट बोलती थी 60 एग्रीकल्चर 40 नॉन एग्रीकल्चर, और विदाउट फ्लेवर का वाले केस में 75 एग्रीकल्चर और 25 नॉन एग्रीकल्चर। अगर आपको थोड़ा बहुत ये बात याद आ रही हो।
ठीक है, ये पॉइंट हमने क्लास में कंप्लीट किया था, अगर आपको याद आ रहा हो जी। ठीक है, ये पॉइंट हमने एग्रीकल्चर इनकम के टॉपिक के अंदर ही किया था। ठीक है, चलो जी, अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद अब मैं आ रहा हूं एक नए टॉपिक पर, और जो मैं टॉपिक स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, टीडीएस के रेट अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। टीडीएस के रेट मैं कराऊंगा पीजीपी के साथ, क्योंकि वापस में लिंकिंग बैठ जाएगी। अभी मैं तुम्हें टॉपिक करवा देता हूं, एक छोटा सा टॉपिक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं अदर सोर्स का। ठीक है, एक हेड हम स्टार्ट कर रहे हैं आज अदर सोर्स का। अदर सोर्स को आज हम यहां पे देखने जा रहे हैं जी। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहां पे एक बार चेक करो, अदर सोर्स का टॉपिक अब हम देखने जा रहे हैं जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हेलो भाई साहब, अदर सोर्स को ना मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा समझाने के पर्पस के लिए। अदर सोर्स को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा समझाने के लिए। एक तो इसमें गिफ्ट की टैक्सेशन, एक इसमें आपका है गिफ्ट की टैक्सेशन के अलावा डिविडेंड या बायबैक की टैक्सेशन, और एक आपके निकल के आते हैं अदर प्रोविजन। एक आपका यहां पे है गिफ्ट की टैक्सेशन, एक आपका है डिविडेंड और बायबैक की टैक्सेशन, और एक यहां पे निकल के आ रहा है अदर प्रोविजन। ये निकल के आ रहे हैं जी आपके। अब इन सब में सबसे पहले मैं डिस्कस करने जा रहा हूं डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी क्या होगी और बायबैक की टैक्सेबिलिटी क्या होगी। पहले ये दोनों डिस्कस करते हैं, देन फिर आएंगे। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, सारे के सारे बच्चे बहुत ध्यान सुनना जी, बहुत ध्यान सुनना। देखो अब हमारे हेड स्टार्ट हो गए हैं, और अगर ये तुम्हारे पल्ले पड़ेंगे तभी तुम्हारे टोटल इनकम वाले क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे, ये तो जिंदगी भर लग पाना क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। क्योंकि अब जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, अब ये बातें ही तुम्हारे टोटल इनकम वाले क्वेश्चन में काम आएंगी, क्योंकि तुम्हें उन क्वेश्चन में डिविडेंड दिया होगा, उन क्वेश्चन में तुम्हें बायबैक के बारे में दिया होगा। तो ये सारी बातें दिमाग में क्लिक करनी चाहिए जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब पहली बात ये समझो, डिविडेंड मुझे कब मिलता है, अगर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है, उसके शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है, तो वहां से मुझे डिविडेंड की इनकम आती है। भाई अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया तो वहां से मुझे क्या मिलती है, डिविडेंड मिलता है। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि भैया डिविडेंड इज यूज टू बी टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। याद करो मैंने क्लास में कहा था कि डिविडेंड वैसे पहले कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होता था, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट होता था, क्योंकि कंपनी उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स काटती थी। बट अब वो कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, अब डिविडेंड कंपनी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होता, अब डिविडेंड जो है वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होता है। और अब डिविडेंड जो है ना वो शेयर होल्डर के हाथ में नॉर्मल इनकम की तरह टैक्सेबल होता है, स्पेशल इनकम की तरह नहीं होता। याद करो चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट वाला, जहां पर मैंने कहा था सरचार्ज अगर लगाना है तो डिविडेंड की इनकम पे हाईएस्ट सरचार्ज एप्लीकेबल होता है 15%। मुझे नहीं पता आपको याद आ रहा नहीं आ रहा, बट डिविडेंड की इनकम पर हाईएस्ट जो हमें सरचार्ज एप्लीकेबल करना है वो एप्लीकेबल करना है 15%। 15% से ऊपर सरचार्ज डिविडेंड की इनकम पर एप्लीकेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिविडेंड की इनकम इज स्पेशल इनकम ओनली फॉर सरचार्ज, नॉट फॉर टैक्स। तो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है कि डिविडेंड की इनकम है, तो डिविडेंड की इनकम इज माय नॉर्मल इनकम, अब वो मेरी स्पेशल इनकम नहीं है, उसमें नॉर्मल स्लैब रेट एप्लीकेबल होते हैं और स्पेशल रेट एप्लीकेबल नहीं होते। ये बात तो क्लियर है। फिर बच्चा ये बात कहता है सर एक बात मेरे को और बताओ, अब डिविडेंड की इनकम जो हमें टैक्सेबल करनी है, क्या वो फुली टैक्सेबल करनी है या डिविडेंड की इनकम में से कुछ हमें खर्चे भी माइनस करने हैं। भाई क्या हम उसमें से कोई एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे। याद करो मैंने क्या कहा था कि डिविडेंड की इनकम में से कोई भी खर्चा माइनस नहीं होगा, कोई खर्चा माइनस नहीं होगा, सिर्फ इंटरेस्ट वाला खर्चा माइनस होगा। इंटरेस्ट मतलब मान लो आपने बैंक से लोन लिया और उस लोन से आपने शेयर परचेस किए और फिर उस शेयर्स पर डिविडेंड आया, तो जो भी उस लोन पर तुम इंटरेस्ट पे करोगे वो खर्चा गवर्नमेंट इंटरेस्ट वाला खर्चा माइनस कर देगी। बट वो भी कितना, जितना तुम एक्चुअल में इंटरेस्ट पे करते हो, जो भी तुम इंटरेस्ट पे करते हो, तो वो या टोटल डिविडेंड का 20% विच एवर इज लेस। तो सिंपल सी बात यहां पे निकल के आ रही है कि जो भी आपने इंटरेस्ट पे किया या तो वो, या जो भी तुम्हें टोटल डिविडेंड आ रहा है उसका 20% विच एवर इज लेस, इतने की तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगी इनकम टैक्स के अंदर।
डिविडेंड के लिए मल्टीपल खर्चे होते हैं, बैंक कलेक्शन चार्जेस हो गया, बैंकिंग चार्जेस हो गया, अदर एक्सपेंडिचर हो गया। गवर्नमेंट ने कहा वो सारे के सारे खर्चे बेकार है, वो सारे खर्चे माइनस नहीं होंगे, बस इंटरेस्ट वाला खर्चा माइनस करना। वो भी कितना, वो भी कितना, एक्चुअल इंटरेस्ट, मैं दोबारा बोलूंगा एक्चुअल इंटरेस्ट, और टोटल डिविडेंड का 20% विच एवर इज लेस, ये माइनस करेंगे, और बैलेंस डिविडेंड जो निकल कर आएगा वो तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो, ये डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी और कुछ भी नहीं है। यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का। तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि अगर मेरे को डिविडेंड मिलेगा, अगर मेरे को डिविडेंड मिलेगा तो डिविडेंड हमें पूरा टैक्सेबल नहीं करना, इंटरेस्ट वाला खर्चा माइनस करना है। कितना माइनस करना है? जो हमें डिविडेंड मतलब जो भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो, या जो हमें डिविडेंड मिल रहा है उसका 20%, इनमें से लेस वाला खर्चा माइनस करके नेट डिविडेंड जो होगा वो हमें करना पड़ेगा टैक्सेबल। ये डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी वाला पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है। यहाँ तक क्लियर है? फिर अगला पॉइंट यहाँ पे क्या निकल के आता है भैया, बायबैक वाले केस में क्या करना है। अब बायबैक वाले केस के अंदर मैंने कहा था कि चाहे लिस्टेड कंपनी का बायबैक हो चाहे अनलिस्टेड कंपनी का बायबैक हो, अब बायबैक की टैक्सेबिलिटी शेयर होल्डर के हाथ में नहीं करनी, हमें टैक्सेबिलिटी करनी है कंपनी के हाथ में। जैसे डिविडेंड, सर अगर बैंक लोन ना लिया हो तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे। इंटरेस्ट किस चीज का बच गया? फिर आप लोन कहीं से भी लो, उस अगर आपने लोन, मैं दोबारा बोल दूं, अगर आपने लोन लिया इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है और वहां से तुम्हें डिविडेंड आ रहा है, तब लोन माइनस करना है। लोन बैंक से ही लिया हो ऐसा जरूरी नहीं है जी, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि लोन आपने बैंक से ही लिया हो, लोन का बैंक से लेना जरूरी, लोन का एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए। जहां से भी अपने लोन लिया उसका प्रॉपर एग्रीमेंट है, उसमें इंटरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, तब डिडक्शन दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है, चलो अब एक बात मेरे को बताना, बायबैक की बात करते हैं। जैसे डिविडेंड टैक्सेबल किसके हाथ में है? शेयर होल्डर के हाथ में, कंपनी के हाथ में टैक्सेबल अब नहीं है। ऐसी बायबैक जो है वो कंपनी के हाथ में टैक्सेबल है, वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल नहीं है। किसी को याद है बायबैक वाले केस में क्या टैक्सेबिलिटी थी? बायबैक वाले केस में क्या टैक्सेबिलिटी होती है? किसी को थोड़ा बहुत याद आ रहा हो बायबैक वाले केस में हमें क्या टैक्सेबिलिटी करनी होती है? बायबैक वाले केस में याद करो, बायबैक वाले केस में हमें क्या टैक्सेबिलिटी करनी होती है? अरे सौरभ नालायक हो क्या? अगर लोन लिया ही ना तो अभी डिविडेंड में से किसका इंटरेस्ट, कहाँ लोन ही नहीं लिया तो इंटरेस्ट किसका आएगा मेरे बच्चे? किसका इंटरेस्ट आएगा बताओ तो सही। अगर आपने लोन लिया ही नहीं तो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, कहाँ से? क्योंकि मेरे को तो जितना आज तक मेरे को 30-32 साल में को हो गए हैं, क्योंकि मेरे को तो ये समझ में आता है कि इंटरेस्ट जो होता है वो तभी होता है जब लोन की बात होती है। ठीक है, डिवेंचर के इंटरेस्ट की यहाँ बात नहीं हो रही होगी, बॉन्ड्स के इंटरेस्ट की यहाँ बात नहीं हो रही होगी, और किसका इंटरेस्ट आएगा? नालायक का। लोन लिया नहीं, इंटरेस्ट तुम दे रहे हो, ऐसा कौन सा पर्सन हो गया जो लोन के बिना इंटरेस्ट देंगे? इधर सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब यहाँ पे एक बात चेक करना, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक कंपनी है, मान लो एयरटेल कंपनी है जी। अब ध्यान सुनना, एक एयरटेल कंपनी है, एयरटेल कंपनी है, सुनो ध्यान से, एयरटेल कंपनी है। अब एयरटेल कंपनी का शेयर बाय करने के लिए जब इसने शेयर आपको इशू किया, उस टाइम पर मान लो प्राइस था 400 रुपए पर शेयर, 400 रुपए पर शेयर, ठीक है। कंपनी ने ऑफर निकाला कि हम तुम्हारा शेयर बायबैक करना चाहते हैं, हम तुम्हारा शेयर बायबैक करेंगे 620 रुपए पर शेयर। अब सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, एयरटेल कंपनी, एयरटेल कंपनी 400 रुपए पर शेयर, एयरटेल कंपनी 400 रुपए पर शेयर। अब 400 रुपए पर शेयर मैंने दिए थे, और अगर मैं बायबैक करवा लेता हूं तो मुझे मिलेंगे कितने? 620 रुपए। तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि मुझे फायदा हो रहा है? भाई 400 रुपए का मैंने शेयर लिया था, 620 रुपए का बायबैक प्राइस है, तो मुझे फायदा कितना हो रहा है जी? मुझे फायदा हो रहा है 220 रुपए पर शेयर का, मुझे फायदा हो रहा है। अब 220 रुपए पर शेयर का मुझे फायदा है, अब जितने भी शेयर हैं उससे मल्टीप्लाई कर लो, ये तुम्हें टोटल फायदा हो गया। अब गवर्नमेंट करे जो ये फायदा तुम्हें हो रहा है, कंपनी वाले इसमें से 23.296% काटेंगे जी। नहीं सौरभ, डिविडेंड को एज एक्सपेंडिचर नहीं ले सकते, डिविडेंड एज एक्सपेंडिचर कभी भी अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई साहब सुनो, हेलो अंकल, कि जो कंपनी है, अब कंपनी जब तुम्हें इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना ये वाली, तो 23.296% टैक्स बायबैक पर डिडक्ट करके
फिर तुम्हें बैलेंस प्राइस देगी, तुम्हें ऐसे नहीं देगी। और शेयर होल्डर के हाथ में वो एग्जम्प्ट है, शेयर होल्डर के हाथ में कोई भी टैक्सेबिलिटी दोबारा से नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी कंपनी इस पे टैक्स पे कर चुकी है। और ये 23.296% कैसे बनेगा? 23.296 कैसे बनेगा? याद करो, याद करो, मैंने कहा था बायबैक पे रेट 20% है। बायबैक पे रेट कितने हैं? 20% है। 12% यहाँ पे सरचार्ज है और 4% अगर सेस है। इफेक्टिवली 23.296% का रेट निकल के आएगा जो कंपनी बायबैक पर काटती है। बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो कंपनी क्या करेगी? जब भी अपने शेयर बायबैक करेगी, जो भी उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम होगी, उस डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम पर वो क्या करेंगे? 23.296% कंपनी टैक्स काट लेगी और बायबैक के हाथ में प्रॉफिट क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। ये आपकी बायबैक की टैक्सेबिलिटी आती है। एक जमाने में बायबैक कैपिटल गेन के अंदर भी टैक्सेबल होता था। पहले लिस्टेड कंपनी का बायबैक कैपिटल गेन में आता था, अनलिस्टेड कंपनी का बायबैक अदर सोर्स में आता था। अब गवर्नमेंट कहती है चाहे लिस्टेड कंपनी हो चाहे अनलिस्टेड कंपनी हो, अगर कोई भी इंडियन कंपनी शेयर अपने बायबैक कर रही है, वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड, अब दोनों की टैक्सेबिलिटी अदर सोर्स में करेंगे और कंपनी 23.296% से टैक्स काट के अपने पास ले जाएगी। ये गवर्नमेंट यहां पर कहना चाहती है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक क्लियर है? बोलो। डन। तो ये आपकी टैक्सेबिलिटी निकल के आती है डिविडेंड की, और ये आपकी टैक्सेबिलिटी आती है बायबैक की। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का? लॉक कर दो इसको। 12% सरचार्ज, 12% जो है यहां पे क्या निकल के आ रहा है? 12% सरचार्ज निकल के आ रहा है। 12% सरचार्ज निकल के आ रहा है, सरचार्ज। ठीक है नी? चलो, तो ये आपकी बातें यहां पे निकल के आ रही हैं। ये क्या आपकी बातें निकल के आ रही हैं? डिविडेंड और बायबैक की। अब यहाँ पे आपका एक प्रोविजन है अदर प्रोविजन। ये तो छोटे मोटे प्रोविजन है, फिर आराम से बात करेंगे गिफ्ट की, फिर गिफ्ट की बात करेंगे। अदर प्रोविजन में क्या है? अदर प्रोविजन में पहली प्रोविजन तो ये है कि अगर कोई इनकम तुम्हारी किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, वो सारी की सारी इनकम अदर सोर्स में टैक्सेबल हो जाएगी। अगर तुम्हारी इनकम किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी, वो सारी की सारी इनकम जो है वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगी। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, फिर यहां पर याद करो, मैंने कहा था कि जो आपकी एडवांस मनी फॉरफिटेड होती है, अगर एडवांस मनी फॉरफिट की है 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद, भाई अगर आपने कोई भी एडवांस मनी फॉरफिट की है 1 अप्रैल 2014 या उसके बाद, तो वो सारी की सारी एडवांस मनी जो है वो अदर सोर्स में टैक्सेबल करेंगे। ये पॉइंट भी आपका नॉर्मल पॉइंट के अंदर आता है। फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आता है? याद करो, मैंने कहा था कि अगर तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है कंपनसेशन पर या इनहेंस कंपनसेशन पर, तो जो भी तुम्हें इंटरेस्ट मिलता है कंपनसेशन पर, उसमें 50% की हम डिडक्शन माइनस कर देते हैं और बैलेंस जो यहाँ पे निकल के आता है वो हमारा क्या हो जाता है? टैक्सेबल हो जाता है। मतलब 50% वाले केस में क्या कर देंगे? डिडक्शंस माइनस कर देंगे और बैलेंस जो होगा वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ये पॉइंट आपको यहाँ पे निकल के आ रहा है। बात समझ आ रही है? इंटरेस्ट वाले केस में अगर तुम्हें इंटरेस्ट मिला कंपनसेशन पर या इनहेंस कंपनसेशन पर, तो 50% की डिडक्शन माइनस कर देंगे और बैलेंस तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल है। आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो? फिर एक पॉइंट हमने किया था फैमिली पेंशन वाले केस में जी। एक पॉइंट हमने किया था फैमिली पेंशन वाले केस में। अब याद करो, फैमिली पेंशन वाले केस में क्या निकल के आ रहा है? हेलो भाई साहब, फैमिली पेंशन वाले केस में क्या निकल के आ रहा है? फैमिली पेंशन वाले केस में जितनी भी आपकी फैमिली पेंशन रिसीव होती है उसका 1/3 और 15,000 रुपये इनमें से जो लेस होगा उसकी हमें मिल जाएगी डिडक्शन, और बैलेंस फैमिली पेंशन हमारे हाथ में क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। याद करो, फैमिली पेंशन वाले केस में जो फैमिली पेंशन मिली उसका 1/3 और 15,000 रुपये विच एवर इज लेस, इतने की मुझे क्या मिल जाएगी? डिडक्शन, और बैलेंस फैमिली पेंशन मेरे हाथ में क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। ये हमने फैमिली पेंशन वाले केस में ट्रीटमेंट किया था, अगर आपको याद आ रहा हो। डन। सर बायबैक का क्वेश्चन, बायबैक का क्वेश्चन मैंने बताया तो है। बायबैक का मैंने क्वेश्चन एयरटेल वाली कंपनी का एग्जांपल दिया। आपको सेम ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा। वो ये बोलेंगे इस कंपनी ने शेयर इशू किया, इस प्राइस पर इशू किया, तो मतलब आपने इतने पैसे दिए होंगे। फिर कंपनी का बायबैक प्राइस है ये, तो बायबैक प्राइस मान लो 620 रुपये है। आपने इस कंपनी के 100 शेयर लिए थे। अब 100 शेयर में आपने कितने रुपए दिए होंगे? 40,000 रुपये। और मान लो कंपनी 60 शेयर बायबैक करना चाह रही है, कितने पर? 620 रुपये के ऊपर।
तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, बायबैक प्राइस कितने हैं 620, इशू पर कितना था 400, और 60 शेयर बायबैक हो रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम आ गई, जो इनकम आई उसका 23.296% जो होगा, इतना कंपनी उसमें से टैक्स काट लेगी, शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट है। ये पॉइंट यहाँ पे आएगा जी, ठीक है जी, ये पॉइंट आपका निकल के आएगा। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है जी, डन, लोग कर दे नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ भी अजीब लग रहा हो तो बताओ। डन, चलो जी, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो। अब अगला पॉइंट फिर क्या निकल के आ रहा है, नेक्स्ट पॉइंट हमें कंप्लीट करना है गिफ्ट का। सर मतलब बीबी सर नेट ऑफ टैक्स करना है, टोटल इनकम में नहीं जोड़ना। नहीं नहीं, टोटल इनकम में बीबी जो है, हाँ हाँ, मतलब साथ में आपको टैक्स पे करना है, उसी टाइम पर आपको टैक्स पे करना है जी, उसी टाइम पे टैक्स पे करना है, आपको उसी टाइम पे टैक्स पे करना है जी।
हेलो 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 हेलो। हेलो 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 हेलो। चेक करना मेरी साउंड आ रही है। एक बार देखना नेट चल रहा है। एक बार नेट देखना, नेट चल रहा है। हेलो 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 हेलो। अब चल रहा है। डन। चलो जी।